नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम आज जिस राज्य के नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे, जिस राज्य के नवाचार हम आपसे साझा कर रहे होंगे, उस राज्य का नाम है केरला। और केरला का कल हमने एक केस स्टडी आपसे डिस्कस की थी, उसके तहत हमने 3 इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ साझा किए थे। आज हम आपके साथ केरला राज्य के ही एक केस स्टडी जिसका नाम है सरल भाषा अधिगम, उसके अंतर्गत 3 नवाचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये केरला राज्य के नवाचार है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे इनोवेटिव आइडियाज जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इस हफ्ते हम आपके साथ साझा करेंगे, ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज या नवाचार केरल के शिक्षकों द्वारा ही हमें प्राप्त हुए। हमने वहां के टीचर्स से उनके इनोवेटिव आइडियाज लिए, वो इनोवेटिव आइडियाज हमें प्राप्त हुए। और जैसा हम कहते हैं कि ZIIEI एक नवाचार मंच है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा। और जो हम इनोवेटिव आइडियाज टीचर से लेते हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज सिर्फ हम शिक्षक के विद्यालय अथवा ब्लॉक अथवा जिला अथवा सिर्फ प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु हम इन्हें देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसी क्रम में हम सुदूर केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार को देश भर के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। फिजिकली भी हम जब सेशन करते हैं तब भी यही करते हैं, और अभी भी ऑनलाइन इस वेबिनार के माध्यम से भी हम उन नवाचारों को आप सभी शिक्षकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उसका एक कारण है सर, जैसे मैंने कहा, या मैम जैसे मैंने कहा कि इनोवेटिव आइडियाज टीचर के ही हैं और टीचर के द्वारा ही दिए गए हैं। तो मैं एक चीज आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि प्रदेश अलग हो सकते हैं, जिले अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए चुनौतियां जस की तस हैं। 19-20 हो सकती हैं, लेकिन है वो जस की तस ही। जो चुनौती हो सकता है कर्नाटका के किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक फेस कर रहे हो, वही झारखंड, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु के शिक्षक या सिक्किम के शिक्षकों के साथ या राजस्थान के शिक्षकों के साथ भी वैसी ही स्थिति हो सकती है। 19-20 हो सकती है जैसे मैंने कहा, लेकिन चुनौतियां हैं जस की तस। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि निश्चित तौर पे इन इनोवेटिव आइडियाज को हम देश भर के कोने कोने में पहुंचाएं, तो शिक्षकों के लिए भी बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्हें किसी साथी शिक्षक के द्वारा ही दिया गया है। और इससे एक ऐसा मंच तैयार होगा जहां पे सारे शिक्षक मिलकर के अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सके, शेयर कर सके, और इससे सारे शिक्षक लाभान्वित हो, एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे। और ZIIEI प्रोग्राम या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रोग्राम ऐसा ही कुछ कार्य करता है। और आज इसी कड़ी में, जैसा मैंने कहा, हम केरला राज्य की दूसरी केस स्टडी जिसका नाम है सरल भाषा अधिगम, उस पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहा हूँ। सरल भाषा अधिगम के अंतर्गत मैं आज आपके साथ 3 नवाचार साझा कर रहा हूँ। वो नवाचार कौन से हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ कागज या कॉपी और एक पेन या पेंसिल लेकर के बैठें। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं नवाचारों से संबंधित, या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, या फिर ZIIEI एज अ प्रोग्राम से संबंधित, या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रोग्राम से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर वेबिनार के अंत पे मैं आपको समय दूंगा, उस दौरान अपने प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप इस वेबिनार के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों तक, उन सभी व्यक्तियों तक जो हमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम या फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तो आप उन तक अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। अपने प्रश्न पूछने के, अपने अनुभव साझा करने के 2 तरीके हैं। पहला एक्सक्यूज मी, पहला तरीका, तो आप हमें फेसबुक के पे अगर देखना है तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे या फिर जूम के चैट बॉक्स पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने अगर आप हमसे डायरेक्टली संवाद के माध्यम से बोल करके अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं,
या फिर अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे जूम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस या फिर अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है सरल भाषा अधिगम। आखिर भाषा की जरूरत क्या पड़ती है, भाषा है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी सोच दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। अगर भाषा ना हो तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए आपस में कम्युनिकेट कर पाना, एक दूसरे के विचार को सुनना, समझना, या सुन पाना, समझ पाना, उन्हें महसूस कर पाना, कितना मुश्किल हो जाएगा। और भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खास तौर से भारत जैसे देश में, जहां पे कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, और इसीलिए हमारे देश के लिए कहा भी जाता है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी। जहां पे 22 रजिस्टर्ड या राजकीय भाषाएं हैं, जहां 720 से अधिक डिलेक्ट्स हैं या बोलियां बोली जाती हैं, जहां 13 लिपियों में, जैसे मैंने कहा कि 22 से अधिक भाषाएं हैं, 720 से अधिक बोलियां हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सारा अंतर है भाषा और बोलियों में, और कितने लोग हैं जो अलग अलग बोलियों और भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। ऐसे देश में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर तमिलनाडु में जाता है, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेट कर पाना। ऐसे ही कोई राजस्थान का व्यक्ति या गुजरात का व्यक्ति आसाम जाता है या वेस्ट बंगाल जाता है, तो उसके लिए भी सिमिलरली मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट कर पाना। तो जरूरत है आज के दौर में हर किसी के लिए कि उसे एक से अधिक भाषा का ज्ञान हो। जब हमें एक, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं, आप विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों से संपर्क करते हैं, हमें उन्हें कई बार काम के सिलसिले में उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे अगर हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है तो सुगम हो जाता है अपने विचार, अपनी भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा पाना। इसी थॉट के साथ टीचर ने यह केस स्टडी दी, जिसका नाम है सरल भाषा अधिगम। कहते भी हैं कि किसी भी व्यक्ति को, या जो भी व्यक्ति मल्टीलिंगुअल होते हैं, जिन्हें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, उनका दिमाग ज्यादा शार्प होता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आप ऐसे ही श्रेणी में भारत की अगर हम बात करें तो श्री स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंदो घोष जी, जिनके सिद्धांतों पर यह संस्था श्री अरविंदो सोसाइटी चल रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, भगत सिंह जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे ये सारे वही व्यक्ति हैं जिन्हें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान था, और इनके इंटेलेक्ट पे, इनके ज्ञान पे तो हम प्रश्न उठा ही नहीं सकते। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा या मल्टीलिंगुअल होते हैं, जो जिन्हें बहुभाषाएं आती है, उनका दिमाग काफी वो बेहतर होता है, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स उनके काफी बेहतर होते हैं, इसीलिए बड़ी आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर पाते हैं। और अगर आपको ज्यादा भाषाओं का ज्ञान आता है तो आप अपने विचार, अपने अनुभव दूसरे लोगों तक ज्यादा आसानी तक से पहुंचा पाते हैं। एक बात और कि छोटी उम्र में भाषाएं सीखना काफी आसान होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए दिल्ली में कोई ऐसा बच्चा है जो महाराष्ट्र से है, और एक मराठी बच्चा अगर दिल्ली में रहता है जहाँ पे हिंदी चलती है या पंजाबी काफी हद तक चलती है, वो बच्चा दिल्ली में रहता हुआ, क्योंकि सिर्फ उसके माता पिता मराठी बोलते हैं, तो उसे दो लोगों के माहौल में ही वो बच्चा हिंदी भी बोलना सीख जाता है और मराठी भी बोलना सीख जाता है और बहुत हद तक पंजाबी भी बोलना सीख जाता है। तो मराठी बोलना कैसे सीख गया? उसे क्या बहुत ज्यादा
लोगों का साथ मिला, नहीं, सिर्फ 2 लोगों को, उसकी माता और पिता को। हो सकता है मराठी लिख ना पाए, हो सकता है पढ़ ना पाए, लेकिन वो बोल बड़ी आसानी से लेता है। तो जैसा मैंने कहा कि भाषाओं का ज्ञान छोटी उम्र में बहुत आसानी से हो जाता है, और छोटी उम्र में लर्निंग करना, छोटी उम्र में सीखना काफी आसान हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इनोवेटिव आइडिया या ये की स्टडी जिसका नाम है सरल भाषा अधिगम काफी प्रभावी साबित होता है बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराने में, और वो भी बड़ी आसानी से, सहजता से, रोचकता के साथ। तो आइए बात करते हैं पहले इनोवेटिव आइडिया की, जिसका नाम है इनोवेटिव क्लाइमेक्स। क्या है इनोवेटिव क्लाइमेक्स? इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, रियल लाइफ और छोटा सा एग्जाम्पल जो लगभग हम सब जानते हैं। 2015 में एक मूवी रिलीज हुई थी, साउथ इंडियन मूवी थी, जिसका एक दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ था। और उस मूवी के खत्म होने के बाद एक प्रश्न था जो पूरे इंटरनेट में 2015-16 में वायरल था, और दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले प्रश्नों में उस साल के वो प्रश्न एक था, और उस मूवी का नाम था बाहुबली। अब मूवी का नाम मैंने बताया तो आई एम श्योर प्रश्न अपने आप आपके दिमाग में आ गया होगा, मुझे वो प्रश्न पूछने की जरूरत भी नहीं है, या प्रश्न आपको याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं बाहुबली, तो अपने आप हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। याद आया? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये प्रश्न 2015-16 का सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ प्रश्न था गूगल में। और अगर आप आज भी यूट्यूब में जाएं, गूगल में जाएं, सर्च करें, जो कि दोनों ही सबसे बड़े ऑनलाइन सर्च इंजन है, गूगल पहला और दूसरा यूट्यूब, आप इन दोनों पे सर्च करें तो आपको लाखों लाख या हजारों एग्जाम्पल, हजारों थ्योरी, हजारों रीजंस मिल जाएंगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और कुछ तो रीजंस ऐसे हैं, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनमें 10-10 लाख से अधिक बार लोगों ने देखा है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब उसमें से भी कुछ उदाहरण, सबने अपनी अपनी थ्योरी बनाई कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ, वो हुआ, इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, कटप्पा ने मारा नहीं है, अगली मूवी में बाहुबली जिंदा हो जाएगा। मतलब, और कुछ तो उदाहरण इतने वाहियात थे, लेकिन फिर भी उनमें लाखों व्यूज हैं, लोग देखने के लिए उत्सुक थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों, आखिर हुआ क्यों ऐसा, क्यों इतना ज्यादा ये प्रश्न सर्च किया गया, इतने सारे व्यूज वीडियोस में आए, इतनी सारी थ्योरीज निकल के आई। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक क्यूरियोसिटी जगा दी लोगों के मन में, एक जिज्ञासा जगा दी, इस तरीके से पिक्चर को खत्म किया कि लोगों में एक तड़प सी मच गई, एक इच्छा शक्ति जागृत हो गई, जिज्ञासा हो गई कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, वो कटप्पा जो भांजा मानता था उसने मारा क्यों होगा बाहुबली को। और अगले साल या 2 साल बाद जब भी वो बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुई, तो ये बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है कि वो मूवी उस साल की भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवीज में एक थी। बाहुबली 2 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग पागल थे। टिकट्स के रेट लोगों ने 3 गुना 4 गुना ज्यादा दिए, या पहले से ही वो शो हाउसफुल रहे, जिससे लोग इस प्रश्न का उत्तर जान सकें और सबसे पहले जान सकें कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ये कहानी भी नहीं, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आपके सामने, कि ये जो जिज्ञासा है ये हम अपने स्टूडेंट के अंदर भी तो जगा सकते हैं। क्या वो इस बात के लिए इतने उत्सुक नहीं हो सकते कि वो जानने के लिए तैयार हो, उत्सुक हो कि आखिर क्या हुआ, आखिर कौन सी घटना घटी, क्या रीजन हो सकते हैं, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बहुत सारी थ्योरीज लेकर के आए। आप सोचिए एनालिटिकली बच्चा कितना स्ट्रांग होगा उसका माइंड, जो वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज लेकर के आएगा। और इसी थॉट के साथ एक इनोवेटिव आइडिया दिया हमारे टीचर ने, जिनका नाम है गायत्री एस मैम, जो कि श्री शंकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल कुरुपम, चरथला, साउथ केरला से है।
इस इनोवेटिव आइडिया का नाम, जैसे मैंने कहा, इनोवेटिव क्लाइमेक्स से नाम से ही समझ में आता है। टीचर ने कहा सर मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, कोई एक फेमस कहानी है, कोई भी एक कहानी बच्चों को सुनाती हूँ, और उसके बाद जब वो कहानी एक सस्पेंस वाले मोड पे आ जाती है तो मैं उस कहानी को रोक देती हूँ, और फिर मैं बच्चों से ही कहती हूँ कि अब आपको लिख के लाना है या फिर मुझे बताना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। उदाहरण के तौर पे इनोवेटिव क्लाइमेक्स से अंतर्गत ही टीचर ने एक कहानी सुनाई। बहुत आसान सी कहानी है, आप सबने सुनी होगी, बट कुछ दूर देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपने नहीं सुनी, या सुनी भी है तो उसके और कौन कौन से थ्योरीज हो सकती हैं, आप मुझे बताइएगा। कहानी का नाम है द हेयर एंड द टॉर्टाइस, कछुआ और खरगोश। हमने सब ने ये कहानी बचपन में सुनी हुई है। टीचर ये कहानी बच्चों को सुनाते हैं कि बेटा बच्चों, एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, कछुआ और खरगोश। दोनों बात कर रहे थे और दोनों में फिर इस बात को लड़ाई हो गई कि खरगोश ने कहा कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, कछुए ने कहा कि ठीक है तुम दौड़ते होगे तेज, लेकिन तुम मुझसे तेज नहीं दौड़ पाओगे, और मैं ना धीरे धीरे चलता हूँ लेकिन मैं जीत जाता हूँ। खरगोश ने कहा नहीं नहीं, तू नहीं जीत सकता मेरे से किसी भी कीमत पे, मैं तो बहुत फास्ट हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं जितनी बड़ी छलांग लगा लेता हूँ उतना तो तू 1 मिनट में चल के भी नहीं पहुंच सकता जितनी मैं ऐसे छलांग लगा लेता हूँ। दोनों में इस बात को लेकर के बहस हो गई, और कछुआ ये मानने को तैयार नहीं था कि खरगोश तेज दौड़ता है, और खरगोश ये मानने को तैयार नहीं था कि नहीं मैं तेज नहीं दौड़ता। तो वहीं पे एक बंदर था, मीकू बंदर, उसने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि आप दोनों में शर्त लग जाए कि कौन तेज दौड़ता है, कौन फर्स्ट आएगा। दोनों ने ऐसा ही किया और डिसाइड किया गया कि एक पहाड़, एक चोटी को इन्होंने फाइनल किया कि यहाँ जो सबसे पहले पहुंचेगा इस चोटी में वो विनर कहलाएगा। अगले दिन डिसाइड हुआ, दोनों रेसिंग ट्रैक पर पहुंचे, उस पॉइंट पे पहुंचे और रेस स्टार्ट हुई। रेस जब स्टार्ट हुई तो हम सब जानते हैं और सबको समझ में आता है कि खरगोश काफी तेज है, दोनों के लिए ट्रैक डिसाइड किया गया, जहां एंड पॉइंट था वहां पे एक झंडा गड़ाया गया। खरगोश ने रेस स्टार्ट की। रेस स्टार्ट जैसे ही हुई खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, और कछुआ अपनी आदत के अनुरूप धीरे चलता हुआ आगे जा रहा था। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और अपनी स्पीड के कारण जब वो बहुत आगे आ गया, अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे दूर दूर तक कहीं पे खरगोश, कछुए का नामो निशान नहीं। खरगोश को लगा कि अरे मैंने कहा था कि ये हार जाएगा, नहीं दौड़ सकता ये, चलो कोई नहीं, जब तक ये आता है तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, वैसे भी हारना तो इससे ही है। और खरगोश रेस्ट करने लग गया। खरगोश जैसे ही रेस्ट करने लग गया, थका हुआ था, उसे बहुत अच्छी सी नींद आ गई। अब जब खरगोश को नींद आ गई, बच्चों इसके बाद आगे क्या हुआ होगा ये मुझे आप बताएंगे। अब बताओ क्या हुआ होगा आगे। अब टीचर बच्चों को टाइम देते हैं कि वो खुद सोचें कि अब इसके बाद आगे क्या हुआ होगा। अब बच्चे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपने अपने थॉट के अनुसार अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर टीचर्स, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप मुझे बताएं इसके बाद आगे क्या हुआ होगा, और जो एक्चुअल घटना आप बताते हैं उसके अतिरिक्त और क्या क्या कहानी, आप क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, और मैं भी तो जानूं कि हमारे टीचर कितने क्रिएटिव हैं। एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी टीचर ने, मैं जब फिजिकल सेशन लेता था कोविड से, इस पेंडेमिक से पहले, तो टीचर्स कई सारे एग्जाम्पल्स देते थे। उदाहरण के तौर पर टीचर ने कहा कि सर इसके बाद हुआ क्या होगा, कछुए ने देखा खरगोश सो रहा है, तो उसने बोला कि अरे ये आदमी तो अपने काम ही नहीं पूरा करता है, और उसने कहा चलो सोने देता हूँ, मैं मैं जीत जाता हूँ, मैं तो अपना काम जारी रखूंगा, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता हमें रुकना नहीं चाहिए। तो एक बच्चे ने बताया कि सर इससे क्या हुआ, कछुआ जीत गया, खरगोश वहीं सोता रह गया, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाए हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा बच्चे ने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि खरगोश सो रहा था, कछुआ आया, इसने कहा अरे तो मेरा दोस्त है, और ये सो गया, उसने खरगोश को जगाया, अरे खरगोश चीकू तू सो क्यों रहा है, उठ, हम रेस लड़ रहे थे, तू भूल गया क्या। खरगोश की जब आंख खुली, खरगोश ने देखा, उसे लगा यार मैं तो इससे रेस कर रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, ये चाहता तो इसका बेनिफिट ले सकता था, मैं सो रहा था ये जीत सकता था, लेकिन इसने मुझे उठाया। खरगोश ने कहा यार हम ऐसा करते हैं,
रेस वोस छोड़ते हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं, हम क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हैं, हम दोनों को मिलकर के रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा और साथ चल दिए, रेस को वहीं पे खत्म करके। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों से या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही क्या कोई बच्चा अपना एग्जाम्पल दे सकता है कि सर खरगोश सो रहा था, अचानक से खरगोश की नींद खुली, उसने देखा अरे मैं तो बहुत लेट हो गया, उसने देखा कछुआ काफी नजदीक आ गया था, खरगोश बहुत तेज दौड़ा और रेल ट्रैक पे जो एंड पॉइंट था, फिनिश लाइन थी, वहां पे पहुंच गया और अंत में खरगोश जीत गया। ऐसे ही कोई बच्चा कह सकता है कि सर जहां पर लैंड था तो वहां तक खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, अब बीच में नदी थी, खरगोश के लिए नदी पार करनी बहुत मुश्किल थी। तो कछुए ने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ तक हमने करी, अब तो तू आगे जा नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा, एक काम करते तो मेरे फ्रेंडों, क्यों ना हम दोनों मिलकर के जीतते हैं, तुम एक काम करो मेरी पीठ पे बैठो और मैं तुम्हें पार करा दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही, कछुए की पीठ पे खरगोश बैठा और दोनों एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे, और दोनों ने कहा क्यों ना हम हराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं दूसरे को, क्यों ना हम दोनों ही विन विन सिचुएशन पे रह सकते हैं, दोनों लोग जीत सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे इनोवेटिव क्लाइमेक्स बच्चे दे सकते हैं। अब जब टीचर बच्चों को लिख करके लाने के लिए कहते हैं तो बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे की लेखन शैली बढ़ती है, बच्चे की सोचने समझने का जो थिंकिंग है, जो एनालिसिस पावर है, वो बच्चे की ग्रो होती है, और बच्चे को लिखने का, भाषा का भी यहाँ पे ज्ञान निश्चित तौर पे होता है। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव क्लाइमेक्स, जिसमें आप विभिन्न कहानियां बच्चों को दे सकते हैं और उनके एक सस्पेंस वाले पॉइंट को उन्हें रोक सकते हैं, और बच्चों को बोल सकते हैं कि अगले दिन आप इसको लिख करके लाइए कि एंड में क्या होगा। आई एम श्योर आपको ये इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ अ स्टोरी बुक। मतलब एक कहानी की पुस्तक की समीक्षा। इस इनोवेटिव आइडिया में क्या होता है कि टीचर बच्चों को एक महीने के लिए एक स्टोरी बुक देता है, और उस स्टोरी बुक को एक महीने के लिए बच्चों को दिया जाता है, जिसे शिक्षक या तो अपने पास से या फिर लाइब्रेरी से बच्चों को दे सकता है। अब लाइब्रेरी से शिक्षक ने एक एक पुस्तक बच्चों को दे दी, जो कि एक एक महीने के लिए दी जाती है, और टीचर उसको नोट करके रखते हैं कि इस बच्चे को क्या पुस्तक दी गई। इसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको इस पुस्तिका को पढ़ना है और इसकी कहानी को आपको अपने शब्दों में लिख के लाना है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, कहानी में प्रेरणादायक आपको क्या लगा, इस किताब में आपको क्या प्रेरणादायक लगा, क्या बेहतर हो सकता था। आपको इसे स्वयं अपनी भाषा में लिख के लाना है, और कौन कौन से कैरेक्टर थे, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो क्यों, और उसकी खासियत क्या। एक महीने के लिए बच्चों को किताब दी जाती है। उसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, महीना पूरा हो जाता है, तो शिक्षक बच्चों को किताब को जमा करने को, और जो उन्होंने रिव्यू लिखा हुआ है, जो समीक्षा लिखी हुई है, उसको जमा करने को कहते हैं। बच्चे जमा करते हैं। अब शिक्षक एक एक करके बच्चों को उस जो उन्होंने रिव्यू किया हुआ है, जो समीक्षा की हुई है उस कहानी की पुस्तक की, उसको रिव्यू करने को बच्चे को बोलता है। बच्चा सभी बच्चों के समक्ष या फिर अपने जूनियरों के समक्ष, जूनियर्स के समक्ष उसको रिव्यू करता है, उसकी समीक्षा करता है, और सर्वश्रेष्ठ समीक्षा वाली जो सर्वश्रेष्ठ जो समीक्षा होती है किसी बच्चे की, किसी विद्यार्थी की, उस समीक्षा को एग्जीबिशन के दौरान या फाइनल डे के दौरान या नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों। और इससे फायदा ये मिलता है कि बच्चा स्वयं की लेखन शैली को विकसित करता है, बच्चा स्वयं से सही गलत के फैसले को समझ पाता है, बच्चा अच्छा बुरा समझ पाता है, बच्चा पसंद नापसंद समझ पाता है। और ये सारी बातें जब बच्चा लिखता है तो उसे उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में निखार आता है, उसके ग्रामर में निखार आता है, उसके लेखन शैली में निखार आता है, उसके शब्दों की जो पकड़ रहती है वो मजबूत होती है, और जो ज्ञान होता है बच्चे का भाषा का, वो भी निश्चित तौर पे बेहतर होता है। तो ये था हमारा दूसरा इनोवेटिव आइडिया, जिसका नाम था कहानी की पुस्तक की समीक्षा। अब आइए बात करते हैं तीसरे इनोवेटिव आइडिया का, जिसका नाम है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मतलब किताब से शब्दों की खोज, या आओ किताब से शब्द खोजें। इसके तहत शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों में शब्दावली का ज्ञान बेहतर करने के लिए और
बच्चों की भाषा शैली को विकसित करने के लिए इस इनोवेटिव आइडिया का प्रयोग किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग, हमारी वोकेबलरी अच्छी हो सकती है या शब्दों का ज्ञान हमें निश्चित तौर पर अच्छा हो सकता है, लेकिन कई बार जब जरूरत पड़ती है शब्दों की तो ऐसा लगता है यार शब्द मेरे अंदर तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है, या हमें जब जरूरत होती है तो वो शब्द हमें नहीं मिलते। उसका कारण ये होता है कि वो शब्द हम शायद एक आध बार दो बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। स्कूल में भी, क्लास में भी आपको इंग्लिश के पार्ट के पीछे या हिंदी के पार्ट के पीछे वर्ड मीनिंग लिखी होती थी, शब्दार्थ लिखे होते थे कविताओं के पीछे, पोम के पीछे, या हिंदी में लगभग, इंग्लिश में हर पार्ट के पीछे हम उसे रट लेते थे। लेकिन क्योंकि एक ही बार रटते थे या रट लिया जाता था तो उसका हम यूटिलाइज नहीं करते थे कहीं पे, तो हमें ध्यान नहीं रहता था। जब तक हम उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो शब्द हमारा पार्ट या हमारा हिस्सा, हमारी जुबान का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि किताब से शब्दों की खोज। इसमें टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया, कोई पोम, कोई कविता पढ़ाई किसी भी भाषा की, पढ़ाने के बाद शिक्षक बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कर सकते हैं कि चार चार बच्चों के ग्रुप बना दिए। उदाहरण के तौर पर अगर 4 बच्चे और 20 बच्चे हैं तो चार चार बच्चों के 5 ग्रुप बना दिए, या तीन तीन बच्चों के ग्रुप बना दिए। इस तरीके से शिक्षक इक्वल भागों में ग्रुप्स बांट देते हैं। ग्रुप को बांटने के बाद टीचर उन बच्चों के ग्रुप का नाम या तो ABCD, या फिर बच्चों से बोल सकते हैं कि आप अपने ग्रुप का क्या नाम देना चाहते हो, और उस ग्रुप का नाम लिख दिया जाता है। अब कोई भी एक शब्द बोलते हैं और उस ग्रुप का एक लीडर भी डिसाइड किया जा सकता है। कोई एक शब्द बोलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको किताब में ढूंढना है कि ये शब्द कहाँ लिखा है। अब जिस बच्चे ने या जिस ग्रुप ने सबसे पहले बताया, जिस ग्रुप ने सबसे पहले हाथ उठाया, उस ग्रुप को मौका मिलता है बताने का। अब उस ग्रुप का एक बच्चा खड़े होकर के पूरा सेंटेंस पढ़ता है जहां पे वो शब्द आया हुआ रहता है, पूरा सेंटेंस पढ़ता है, और उसी ग्रुप में से या तो लीडर या फिर कोई और बच्चा उस शब्द का अर्थ और उस पूरे वाक्य का अर्थ बताता है। इसके साथ ही अब जिस ग्रुप ने बताया उस ग्रुप के बच्चों को दो सेंटेंस उस शब्द से, इसको हम और ऐड करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, कम से कम 2 सेंटेंसेस उन बच्चों को उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताना है, अगर आप हाई क्लासेस में कर रहे हैं तो। इससे बच्चों का जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली हो, निश्चित तौर पे बेहतर हो। इसी तरीके से शिक्षक दूसरा शब्द बोलते हैं और फिर बच्चों को बताना पड़ता है, या जिस ग्रुप ने हाथ उठाया उस ग्रुप से शिक्षक पूछता है। ऐसे ही मार्किंग होती है, जिस ग्रुप ने सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए उस ग्रुप को विजेता घोषित किया जाता है, और उस ग्रुप को शिक्षक और बच्चे तालियों के माध्यम से सम्मानित और प्रोत्साहित करता है। तो बड़े ही आसान तरीके से बच्चों को पूरे शब्द अर्थ जो थे किताब में, जो शिक्षक ने बच्चों को याद कराए थे या समझाए थे, वो सारे शब्दार्थ बच्चों का रिपीट हो गए, रिवीजन हो गया। उन्होंने सेंटेंस भी देख लिया कहाँ पे आया है, किस तरीके से इसका यूसेज है, वर्ड का मीनिंग क्या है, एक्सेट्रा। या फिर सेंटेंस बच्चों ने खुद फॉर्म किए। तो बच्चों का अपने आप वो जो शब्दार्थ होते हैं, वो शब्दार्थ अब बच्चे स्वयं जब पढ़ लेते हैं, कई बार उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो वो शब्दार्थ उनके अपने जुबान का हिस्सा, उनके अपने शब्दावली, उनके अपने शब्दकोश का हिस्सा बन जाता है। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडिया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के उन तमाम शिक्षकों तक अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस पहुंचाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न, कोई अनुभव है, तो मैं आपको फिर से आपका आह्वान करता हूँ, आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए और नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नवाचार पसंद आ रहे होंगे, जो आप ही के जैसे दूसरे शिक्षकों के दिए गए हों, और आप भी अपने नवाचार हमें
हमारी वेबसाइट www.ziei.com पे जा करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके इनोवेटिव आइडियाज पसंद आते हैं और हमारी शर्तों पे खरा उतरते हैं, तो उन इनोवेटिव आइडियाज की नवाचार पुस्तिका में उन्हें इनोवेटिव आइडियाज को सम्मिलित किया जाता है और ऐसे शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये नवाचार, जैसे मैंने कहा, आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरी आशा है कि आप इन नवाचारों में से कम एक नवाचार जो आपको पसंद आया होगा, कम से कम एक नवाचार तो आप अवश्य रूप से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे, जिससे बच्चों के परिणाम को और अधिगम स्तर को और बेहतर किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी केस स्टडी, किसी दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।